ब्रेकिंग बैड के पिछले सीजन में हमने देखा कि वॉल्टर कैसे अपनी केमिस्ट्री नॉलेज का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमाता है। उसने टूको के साथ अपनी पहली डील भी कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने ब्रेकिंग बैड का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री टीचर की ये कहानी दुनिया की कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है। पार्ट 1 का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार इसे छोड़ा गया था। हम देखते हैं कि वॉल्टर टूको से डील करके $70,000 कमाता है और अब उसे उसका नया डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया था। टूको ने वॉल्टर के लिए अपने आदमी के साथ जो किया था उसे देखकर जैसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वॉल्टर यहाँ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो कार में बैठे बैठे उंगलियों पर वो सारे खर्चे गिन रहा था जो उसके मरने के बाद उसके परिवार को चलाने के लिए जरूरी थे। वॉल्टर को अभी भी $60,37,000 कम पड़ रहे थे, जिसका मतलब था कि उन्हें टूको के साथ अगले 11 हफ्तों तक इसी तरह डील करनी होगी। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी टूको उनके पास दोबारा आता है। हम देखते हैं कि जिस आदमी को उसने पीटा था उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वो वॉल्टर को उसे बचाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो केमिस्ट्री टीचर था, न कि कोई डॉक्टर। जिसके बाद टूको अपने आदमी से कहकर उसकी लाश को वहीं सड़ने के लिए छोड़कर चला जाता है। बस 1 महीने पहले वॉल्टर अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया से पूरी तरह से अनजान था, और जब से उसने इसमें पैर रखा है तब से वो 3 लोगों को बेवजह मरते हुए देख चुका था। वो बहुत डरा हुआ था, इतना कि उसके दिमाग में दिन रात बस यही चलता था कि कहीं कोई उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रिवॉल्वर खरीदता है। अगले दिन वॉल्टर और जेसी की जब फिर से मीटिंग होती है तो वॉल्टर देखता है कि जेसी बहुत डरा हुआ था। पूछने पर जेसी उसे बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और अक्सर देर रात को एक कार उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। जेसी कहता है कि टूको ने जो मर्डर किया है हम उसके आई विटनेस हैं। वो देखना चाहता है कि वो हम पर भरोसा कर सकता है कि नहीं। वॉल्टर को भी डर लगने लगा था, क्योंकि अगर उसे पता चला कि उसका ब्रदर इन लॉ एक DEA एजेंट है तब वो उन्हें पक्का मार डालेगा। जेसी कहता है कि हमें बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना होगा और इस हफ्ते वो जैसे ही हमसे मैथ लेने आएगा हम उसे शूट कर देंगे। अब सुनने में तो ये प्लान काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वॉल्टर उससे पूछता है कि वो एग्जैक्टली उसे कैसे मारेगा तो यहाँ जेसी के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उस बंदूक से सेफ्टी लॉक कैसे हटाते हैं। हैंक को जब उस गोडाउन में हुई चोरी के बारे में पता चलता है तो उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए चोरी की CCTV फुटेज निकालती है। हैंक उन दोनों को देखकर हंस रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों नौसिखिए हैं और शायद ये उनकी पहली चोरी थी। लेकिन उन्होंने जो केमिकल चोरी किया था वो उसके लिए थोड़ा चिंताजनक था, क्योंकि वो 100% श्योर था कि इससे वो लोग ड्रग बनाने वाले हैं, वो भी बहुत सारा। एक रात वॉल्टर जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि एक कार उसके घर के बाहर खड़ी थी, जो उसे देखते ही पीछे हट जाती है। टूको को पता चल गया था कि वो एक केमिस्ट्री टीचर है, वो कहाँ पढ़ाता है, उसके परिवार में कितने लोग हैं। टूको उसके बारे में अब सब जानता था। वॉल्टर उनके डर से पूरी रात सोता नहीं और बाहर खड़ा होकर घर की चौकीदारी करता रहता है। वॉल्टर जेसी के पास दोबारा आता है और उसे कहता है कि हाँ, अब हमें टूको का कुछ करना पड़ेगा, वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। जेसी ने कल रात बंदूक चलाना सीख ली थी, लेकिन वॉल्टर के पास उसे मारने के लिए उससे भी बेहतर प्लान था। वो जेसी को राइजिन के बारे में बताता है। राइजिन एक पॉइजन था जिसकी थोड़ी सी भी अमाउंट किसी को भी मारने के लिए काफी थी। वो अपने साथ कुछ कैस्टर सीड्स लाया था जिसे पीसकर वो दोनों राइजिन बनाते हैं। ये पॉइजन इस पूरी कहानी का शायद सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि ये वॉल्टर का हथियार था जिसे वो ऐसी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करने वाला है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो प्लान करते हैं कि वो उस राइजिन को मैथ में मिलाकर टूको को उसे टेस्ट करने के लिए देंगे। टूको के शरीर में राइजिन जाते ही वो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन अगले 36 से 48 घंटों में वो पक्का मर जाएगा और इस दुनिया की कोई भी फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी मौत का कारण नहीं बता पाएगी। वो प्लान बना ही रहे थे कि तभी वॉल्टर को हैंक का फोन आता है। हैंक एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर था और वो वॉल्टर को डराने के लिए उसे उन लोगों की तस्वीरें भेजता है जिनके मर्डर हुए थे। वो दोनों जैसे ही उस फोटो को देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो लाश टूको के आदमी की थी। वॉल्ट जैसे की गन उठाता है और वो तुरंत अपने घर जाता है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ सब कुछ ठीक था। स्काइलर बाथटब में बैठकर नहा रही थी और वो वॉल्टर को उसके पास बैठकर उससे बात करने को कहती है। वॉल्टर की आंखों में अपने परिवार के लिए टूको का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की कार की आवाज आती है। वॉल्टर जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर जेसी था। वॉल्ट उसके वहाँ होने से बहुत गुस्सा था, लेकिन तभी वो देखता है कि पिछली सीट पर टूको बैठा हुआ है और जेसी की खोपड़ी उसकी बंदूक की नोक पर थी। टूको वॉल्टर को भी कार में बैठने के लिए कहता है और वो उन दोनों को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंक को टूको के बारे में पता चल गया था और हैंक को शक था कि क्रेजी 8 और पिछली रात हुए मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है। वॉल्टर के जाने के बाद कल रात से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। स्काइलर जो बहुत घबराई हुई थी वो पुलिस को वॉल्टर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। स्काइलर उन्हें बताती है कि कल रात वॉल्टर किसी से बात कर रहा था,
लेकिन जब हैंक उसके फोन को ट्रेस करता है तो उसे ऐसी कोई कॉल उसकी कॉल हिस्ट्री में दिखाई नहीं देती। हैंक समझ जाता है कि वॉल्टर के पास 2 फोन है और उसके दूसरे फोन के बारे में स्काइलर को नहीं पता। हैंक भी उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो कुछ भी कहने से पहले वॉल्टर से बात करना चाहता था। टूको वॉल्टर और जेसी को अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान रेगिस्तान में ले आता है। यहाँ दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था और लग रहा था कि वॉल्ट इस बार बुरा फंसा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 24 घंटे पूरे होते ही स्काइलर शहर भर में वॉल्टर की मिसिंग की पोस्टर लगाने लगती है और अब पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि वॉल्टर गायब हो चुका है। हमें पता चलता है कि टूको के फादर भी थे जिन्हें वो उसी रेगिस्तान में सभी से छुपा कर रखता था। उसके पिता का नाम हेक्टर सलामांका है। हेक्टर देखने में आपको एक पैरालाइज बूढ़ा आदमी लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ये आदमी इस कहानी का कितना जरूरी किरदार है। इनफैक्ट अगर हेक्टर ना होता तो शायद हमें वॉल्टर वर्ल्ड की कहानी भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ वॉल्टर को पता चलता कि टूको ने अपने दूसरे आदमी को नहीं मारा था। खैर उसे जिसने भी मारा हो, लेकिन अब पुलिस उसी के पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने टूको के सभी अड्डों पर छापे मारे और उसका सब कुछ जब्त कर लिया। टूको जब वॉल्टर का आईडी कार्ड देखता है तो उसे पहली बार उसका असली नाम पता चलता है। वो कहता है कि उसे इस धंधे में परिवार वाले लोग पसंद हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। वो कहता है कि हम दोनों मैक्सिको चलते हैं, वो मेरा इलाका है, वहाँ तुम जितना चाहे उतना मत बनाओ, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वॉल्टर अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसे जल्द ही पता चलता है कि टूको उसे ऑप्शन नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहा था। टेंशन के मारे उसका सिर्फ फटने को हो रहा था, इसलिए टूको मैथ का पैकेट खोलता है। वो देखता है कि इस बार मैथ थोड़ी चिपचिपी थी, पर जैसे उसे बताता है कि ये हमारा स्पेशल बैच है और ये पिछले वाले से भी ज्यादा सॉलिड है। टूको कहता है कि वो अच्छा, तो इसमें तुमने ऐसा क्या डाला है? जैसे इतना बेवकूफ था कि वो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता और कहता है कि इसके अंदर चिली पाउडर है। ये सुनते ही टूको उस मैथ को नीचे रख देता है जिसमें उन्होंने राइजिन मिलाया था। उसे खत्म करने का ये गोल्डन चांस था जो उन्होंने जेसी की वजह से खो दिया था। टूको को जब नशा चढ़ता है तो वो अपना आपा खो देता है और वो जेसी को मारने लगता है। इससे पहले वो जेसी को गोली मार देता, वॉल्टर टूको को रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा पार्टनर है, इसके बिना मैं तुम्हारे लिए मैथ नहीं बना सकता। टूको वॉल्ट से कहता है कि आज शाम मेरे चचेरे भाई मुझे लेने आने वाले हैं और अगर शाम तक तुम दोनों ने अपना मन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे पार्टनर को मार दूंगा। स्काइलर जो वॉल्ट के गायब होने के बाद से स्ट्रेस लेने लगी थी, उसे उसकी बहन मैरी की मुंह से पता चलता है कि वॉल्टर के पास 2 सेल फोन्स थे। स्काइलर को लगने लगा कि कहीं वॉल्टर का किसी के साथ अफेयर तो नहीं, या फिर कहीं वो उस लड़के से फिर से बात तो नहीं करने लगा जो उसे नशे दिया करता था। यहाँ स्काइलर जेसी के बारे में बात कर रही थी, जिसके बाद हैंक पूछताछ के लिए जेसी के घर जाता है। जेसी की मॉम हैंक को बताती है कि उन्होंने भी जेसी को पिछले 1 महीनों से नहीं देखा। हैंक को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो अपने दोस्त को जेसी की कार का पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वॉल्ट और जेसी चुपके से टूको के खाने में राइस मिला देते हैं, लेकिन हेक्टर ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और वो टूको को घंटी बजाकर ये बताने की कोशिश करता है कि वो उस खाने को ना खाए। टूको पहले तो हेक्टर के इशारों को समझ नहीं पाता, लेकिन हेक्टर अपने बेटे को बचाने के लिए वॉल्टर की तरफ उंगली कर देता है। वो घंटी बजाए ही जा रहा था, जिस पर जेसी उसे कहता है कि मैंने टीवी का चैनल चेंज कर दिया, इसलिए शायद वो नाराज हैं। टूको ये सुनकर जेसी को बहुत मारता है क्योंकि वो हेक्टर को जानता था और वो उसे कभी झूठ नहीं बोलता। टूको इससे पहले जेसी को मार डालता, वॉल्ट उसे कन्फेस करता है कि उन दोनों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। बस इतना कहकर वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। वॉल्ट के हाथ में टूको की राइफल थी, लेकिन घबराहट के मारे वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। पर तभी जेसी टूको को शूट कर देता है। वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो सामने से कार को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। उस कार के अंदर हैंक था जो जेसी की कार को ट्रैक करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। हैंक देखता है कि उसके हाथों तो जैकपॉट लग गया था क्योंकि उसके सामने टूको सलामांका खड़ा था। हैंक उसे खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है, पर उन दोनों के बीच में क्रॉस फायरिंग होती है। हैंक के पास ज्यादा बुलेट्स नहीं थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो टूको का इनकाउंटर कर देता है। वॉल्ट ने हैंक का ये रूप पहली बार देखा था। वो बहुत डर जाता है और हैंक की नजरों से बचते बचाते वो दबे पांव वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों पिछले 3 दिनों से गायब थे और अगर वो बस ऐसे ही घर चले जाते तो पुलिस को उनके ऊपर शक हो जाता। वॉल्टर ने अपनी कमबैक स्टोरी बना ली थी। वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है और जब पुलिस को वॉल्टर के बारे में पता चलता है तो वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। वॉल्टर दिखावा करता है कि उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसकी याददाश्त भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। अब क्योंकि वॉल्टर एक कंफर्म कैंसर पेशेंट था, इसलिए उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाता, लेकिन उसे अब अगले 3 से 4 महीनों तक इसी हॉस्पिटल में रहना था क्योंकि उसका केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस जेसी के घर के बाहर चक्कर काट रही थी। जेसी उनके जाने के बाद चुपके से अपने घर के अंदर जाता है और मैथ बनाने के लिए उन्होंने जो इक्विपमेंट्स और केमिकल्स यूज किए थे उन्हें अपने दोस्त बैजर की मदद से ठिकाने लगा देता है। इसके बाद जेसी मैंडी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है
उसके प्लान के अकॉर्डिंग बैजर पुलिस को फोन करता है और बस कुछ ही घंटों में पुलिस जेसी को उसके बताए हुए लोकेशन पर अरेस्ट कर लेती है। हैंक जेसी से उसकी कार के बारे में सवाल जवाब करता है जो उसे टूको के पास मिली थी। जेसी कहता है कि वो पिछले 3 दिनों से मैंडी के साथ था और इस बीच उसकी कार के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। हैंक जेसी को उसके पैसे दिखाता है जो उसे उसकी कार में मिले थे। वो पैसे वैसे तो जेसी के ही थे, लेकिन ये लालच करने का सही समय नहीं था। हैंक मैंडी से भी पूछताछ करता है, लेकिन वो भी हैंक को वही कहानी बताती है जो जेसी ने उसे बताई थी। जेसी को लगा कि वो बच गया, लेकिन तभी हैंक हेक्टर को ले आता है। हेक्टर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो चाहा तो वो पुलिस को सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और ये देखकर जेसी परेशान से ज्यादा हैरान था कि अभी अभी ये जो हुआ है ये कोई चमत्कार तो नहीं। आखिर में जब पुलिस को उससे कोई जानकारी नहीं मिलती तो उन्हें जेसी को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। जेसी वॉल्टर को फोन करता है और उसे बताता है कि पुलिस ने उससे क्या क्या पूछा। अच्छी बात यह थी कि हैंक को वॉल्टर के ऊपर शक नहीं हुआ था। वॉल्टर जेसी को और मैथ बनाने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं बदला था। वो अभी भी कैंसर से मर रहा था और उसे पैसों की जरूरत थी। वॉल्टर को हॉस्पिटल से बाहर जाना मना था और अगर उसे बाहर जाना है तो उसे प्रूफ करना होगा कि वो मेंटली पूरी तरह से स्टेबल है। वॉल्ट का साइकेट्रिस्ट वॉल्ट से अकेले में बहुत सारे सवाल पूछता है। वॉल्ट को बाहर निकलने के लिए अपने डॉक्टर को कन्विंस करना था, इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया और पिछले 3 दिनों से वो पूरी तरह से होशो हवास में था। यहाँ तक कि उसने उस ग्रोसरी स्टोर में अपने कपड़े भी पूरे होशो हवास में उतारे थे। वॉल्ट उसे मैथ और टूको को छोड़कर सब कुछ सच सच बता देता है, क्योंकि वो जानता था कि एक साइकेट्रिस्ट कभी अपने पेशेंट की निजी जानकारी बिना उनकी मर्जी के उनके परिवार वालों के साथ साझा नहीं करते। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उसे क्लीन चिट दे देते हैं और वॉल्टर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद वॉल्टर जेसी से मिलने जाता है। वो दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि वॉल्टर को 20 मिनट से ज्यादा घर से बाहर रहना अलाउड नहीं था। वॉल्टर और मैथ बनाना चाहता था, लेकिन उन्हें थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे उससे अपने पैसों की समस्या का जिक्र करता है, लेकिन वॉल्ट उसकी बातों पर गौर नहीं करता और वहां से चला जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद अब उसे फिर से अपनी वाइफ का भरोसा जीतना था, इसलिए वो फिर से नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। वॉल्ट उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, घर के सारे जूठे बर्तन साफ करता है और तो और स्काइलर को अपने दूसरे फोन के बारे में एक बढ़िया सी झूठी कहानी भी सुनाता है। स्काइलर उसकी बातों को सुन रही थी, पर तभी वो अचानक से उठकर घर के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसी के पास एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि उसे अपना घर खाली करना होगा। जेसी के माँ बाप उसे खुद घर से बेदखल कर रहे थे। उन्होंने उसे कई बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन जेसी अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी माँ को जेसी के बेसमेंट में ड्रग्स बनाने के सारे इक्विपमेंट्स मिले थे, जिसकी उन्होंने सबूत के तौर पर तस्वीरें खींच ली थी। जेसी के पास बहस करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन घर को खाली करना पड़ता है। वॉल्ट के घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि शाम को जब स्काइलर आती है तो वो वॉल्टर को नहीं बताती कि वो पूरे दिन कहाँ पर थी। इसी तरह वो हर दिन घर के बाहर जाती थी। एक दिन जेसी वॉल्टर को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन वॉल्टर उसका फोन नहीं उठाता और जब दोनों में बात होती भी है तो वो फोन पर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। जेसी अपने सभी दोस्तों को फोन करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके सभी दोस्त लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे और कोई भी उसके जैसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। जेसी के पास अब रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए वो देर रात को चुपके से गैराज में जाता है। अंदर घुसने की कोशिश में वो एक टॉयलेट में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो गैराज का मालिक उसके सिर पर बंदूक तानकर उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। जेसी उससे वादा करता है कि वो उसे उसके पैसे दे देगा, लेकिन मालिक उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से धुतकार कर भगा देता है। ऑनर को पता चलता है कि उस वैन में जो मेथलेमिन का कंटेनर था उसकी कीमत लाखों में थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि जेसी उस वैन को चोरी करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर स्काइलर से उसके किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्काइलर को अब पूरा सच जानना था, वो भी एकदम शुरुआत से। वॉल्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्काइलर फिर से घर छोड़कर चली जाती है। इसी बीच वॉल्ट की नजर जेसी के ऊपर पड़ती है, जो उसके घर के बाहर पूरी की पूरी मैथ लैब लेकर खड़ा था। वॉल्ट जेसी के पास जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने उसे बड़ी से बड़ी मजबूरी में भी उसके घर आने से मना किया था। जेसी को अपने खर्च में बस थोड़े से पैसे चाहिए थे, लेकिन वॉल्ट उसे फूटी कौड़ी देने से भी मना कर देता है। ये सुनकर जेसी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो वॉल्ट को मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है। जेसी दिल का बुरा लड़का नहीं था, बस वो थोड़ा बेवकूफ था। वो वॉल्ट को नहीं मारता, जिसके बाद वॉल्ट को भी समझ आता है कि उसे पैसों की सच में जरूरत है। वॉल्ट उसकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए अपने हिस्से के पैसों में से कुछ पैसे जेसी को दे देता है और उन दोनों ने एक दूसरे को जो अनाप शनाप बोला था उसके लिए वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वॉल्ट अपने ही परिवार में एकदम अकेला हो जाता है।
स्काइलर उससे इतना नाराज थी कि वो उससे बात करना बंद कर देती है। और सबसे चिंताजनक बात ये थी कि वॉल्ट के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसे फिर से अपने बिजनेस को ट्रैक पर लाना था, नहीं तो वो मर जाता और अपने परिवार के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंक अपने सीनियर को अपने शहर की क्राइम रिपोर्ट सबमिट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्ट के मैथ न बनाने की वजह से शहर में मैथ की बिक्री एकदम नीचे गिर गई थी। हैंक अपने बॉस को बताता है कि इस गेम में एक नए आदमी ने एंट्री ली है और लोग उसे हैजनबर्ग के नाम से जानते हैं। हालांकि उसे खुद लग रहा था कि ये बस अफवाहें हैं। हैंक ने शहर में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए जो अपना योगदान दिया था उसे मद्देनजर रखते हुए उसका बॉस उसे प्रमोट कर देता है और अब हैंक को और भी बड़ी टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करना था। हैंक बाहर से तो काफी खुश था, लेकिन हम देखते हैं कि उसे लिफ्ट में पैनिक अटैक आने लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे उस गैराज के मालिक के पास जाता है, वो उससे पिछली बार के लिए माफी मांगता है और उसे उसके सारे पैसे विद इंटरेस्ट लौटा देता है। वॉल्ट के पैसों से उसने अपने लिए पुरानी कार भी खरीद ली थी और वो अपने सारे उधार भी चुका देता है। जेसी को रहने के लिए घर चाहिए था, इसलिए वो किराए के घर की तलाश करता है। उसे एक घर मिल भी गया था, लेकिन उसकी ऑनर जेन जेसी के बैकग्राउंड की वजह से उसे घर देने से मना कर देती है। जेसी उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि अब वो सुधर चुका है, यहाँ तक कि वो उसे एक्स्ट्रा मनी और 4 महीने का एडवांस भी देता है। जिसके बाद जेन उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और जेसी को वो घर मिल जाता है। पैसे कमाने के लिए वॉल्ट एक बार फिर से मैथ बनाना शुरू कर देता है। वो जेसी से कहता है कि अब हमें इस बिजनेस में कोई नया टुको सलमांका नहीं चाहिए, अब से वही होगा जो हमने शुरुआत में तय किया था। मैं दिन में मैथ बनाऊंगा और तुम उसे रात में बेचोगे। पर जेसी ये सब करके पुलिस की नजर में नहीं आना चाहता था। उन्होंने टुको को मारकर मार्केट में मैथ की सप्लाई बिल्कुल खत्म कर दी थी और जेसी टुको की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता था। वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और बताता है कि उन्हें उसका बनाया हुआ मैथ बेचना है, जिसके बदले उन्हें हर बिक्री का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद उसके दोस्त रात में लोगों को मैथ बेचना शुरू कर देते हैं। पहली बार जेसी का कोई आइडिया काम कर रहा था और थोड़ा ही सही, लेकिन वो कुछ पैसे बना पा रहे थे। जेसी जब वॉल्टर को उसके हिस्से के पैसे देता है तो वॉल्टर देखता है कि उसके अंदर $1000 कम थे। जेसी उसे बताता है कि कल रात स्किनी पीट को किसी ने लूट लिया, बस इसीलिए पैसे थोड़े कम हैं। वॉल्टर इतना तो समझ गया था कि आज उन्होंने स्किनी पीट को लूटा है, कल वो किसी और को लूटेंगे। वॉल्ट जेसी को एक गन देता है और उसे कहता है कि जाओ उन लोगों को सबक सिखा कर आओ। वो कहता है टुको कैसा भी था, लेकिन उसे इस बिजनेस की समझ थी। उसे पता था कि ये बिजनेस सिर्फ डर से चलता है। इसके बाद जेसी अपने दोस्त से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस रात उसके पैसे लूटे थे। अब बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो आदमी बहुत खतरनाक हो, इसलिए जेसी बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ देर के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब कोई गेट नहीं खोलता तो जेसी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। उस आदमी का पूरा घर बिखरा हुआ था और पूरे घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जेसी वहाँ कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। उस अकेले बंद कमरे में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसे उसके माँ बाप वहीं छोड़कर चले गए थे। जेसी देखता है कि वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए वो उसे कुछ खाने को देता है। यहाँ हमें जेसी की एक अच्छी साइड देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि जेसी ने अपने लिए चाहे कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा से अच्छा था। जैसे उस आदमी के वापस लौटने का इंतजार करता है और उसके वापस लौटते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत कमजोर थे, इसलिए अब जेसी के अंदर से भी डर निकल चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रेचन वॉल्टर का हाल चाल लेने के लिए स्काइलर को फोन करती है। स्काइलर ग्रेचन को उसकी मदद के लिए थैंक यू कह रही थी, पर ग्रेचन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो वॉल्टर के घर आती है और उसे पता चलता है कि वॉल्ट ने अपने परिवार से झूठ बोला था कि वो और एलियट उसके इलाज का खर्च उठा रहे हैं, जबकि वॉल्ट ने उससे पैसे भी नहीं लिए थे। वॉल्ट ग्रेचन से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्काइलर को कुछ ना बताए, लेकिन ग्रेचन उससे बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि तुमने अपने परिवार से झूठ क्यों बोला। वॉल्टर ग्रेचन से कई बार माफी मांगता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम प्लीज इसे दूर रहो। ग्रेचन ने वॉल्टर का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो मरने की कगार पर था, फिर भी वो अपने परिवार से झूठ बोल रहा था और पता नहीं इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा था। वॉल्ट कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे पैर पड़ूं, तुमसे पैसों की भीख मांगूं। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तुम भाड़ में जाओ। वहीं दूसरी तरफ जेसी उन दोनों से अपने पैसे मांगता है, पर उन दोनों ने नशे में अपनी सुध बुध खो दी थी। वो आदमी जेसी को बताता है कि कुछ महीने पहले उसने एक एटीएम लूटा था और उसके अंदर ढेर सारे पैसे हैं। जेसी यहाँ बिल्कुल भी खतरे को भांप नहीं पाता, क्योंकि उस आदमी ने उस एटीएम को चोरी करते वक्त एक हट्टे कट्टे आदमी का मर्डर किया था। तो ऐसे में जेसी उसके लिए किस खेत की मूली थी, उन्हें बस उसे मारने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश थी। वो उस एटीएम को खोलने की कोशिश करते हैं और इसी बीच जेसी उसके बच्चे को देखता है। जेसी उसकी माँ से कहता है कि देखो ये बेचारा कितना कमजोर हो चुका है, तुम अपने बेटे का ध्यान क्यों नहीं रखती। यहाँ जेसी उन्हें धमकाने आया था, लेकिन उसकी इंसानियत उसे ही भारी पड़ जाती है,
क्योंकि उस औरत को जैसे ही मौका मिलता है वो जेसी पर हमला कर देती है और एक ही वार में वो बेहोश हो जाता है। वहाँ वॉल्टर जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेचन ने स्काइलर को फोन किया था। यहाँ वॉल्टर के पसीने छूट रहे थे, लेकिन जब वो स्काइलर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेचन ने इस झूठ से अपना नाम साफ करने के लिए स्काइलर को वॉल्टर के इलाज के लिए और पैसे देने से मना कर दिया था और इसके अलावा उसने उसे कुछ नहीं बताया। वॉल्टर ये जानने के बाद चैन की सांस लेता है और स्काइलर को दिलासा देने के लिए एक बार फिर से झूठी कहानी बुनता है। वो कहता है कि ग्रेचन ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, वो दरअसल बैंकरप्ट हो गई है और उनके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। स्काइलर को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, पर वॉल्टर उसे कहता है कि ग्रेचन बहुत शर्मिंदा है और उसने ये सब सोच समझकर ही किया होगा। जेसी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गन उस आदमी के हाथ में थी। वो दोनों बहुत नशे करते हैं और उस एटीएम को खोलने की कोशिश करते हैं। जेसी चुपचाप जमीन पर पड़ा रहता है क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हलचल करता तो वो लोग उसे मार देते। एटीएम खोलते समय उस औरत की अपने पति के साथ छोटी सी बात पर बहस हो जाती है और नशे की हालत में वो औरत उस एटीएम मशीन को अपने पति के सिर पर गिरा देती है, जिसके नीचे दबकर वो मर जाता है। जेसी ये देखकर बहुत डर गया था, पर वो मौका पाते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उस एटीएम से अचानक से ही ढेर सारे पैसे गिरने लगते हैं। जेसी का तो यहाँ पर जैकपॉट लग गया था। वो फटाफट सारे पैसे बटोर लेता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे वो बच्चा याद आता है। वो उस बेचारे को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। जेसी पुलिस को फोन करता है और उस बच्चे को कंबल उड़ाकर उसे घर के बाहर बैठा देता है। वो चाहता था कि उस बच्चे को अच्छी जिंदगी मिले और उसके लिए वो अपनी तरफ से बस इतना ही कर सकता था। आज जेसी ने जो किया था उसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में बात करेंगे। ब्रेकिंग बैड का तीसरा भाग कल अपलोड कर दिया जाएगा और अगर आप उसके अपलोड होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सीरीज के सभी पार्ट्स के डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस कहानी के अंत को जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।